हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को, और जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं उसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो क्योंकि रिवीजन पोर्शन है तो थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर हम चलेंगे। प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन है वो आप लोग एक बार देख लेंगे, हमने क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। देखो, क्वेश्चन डिस्कस कौन से किए हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज़ें और समझी हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने समझी हैं, जो हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसमें हमने क्या क्या समझा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर के चले तो यहाँ पर हमने क्या समझा है। हमने समझा है यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, बेसिक्स और डिफरेंस हमने यहाँ पे किया है। हमने कहा है कि एंडोक्राइन सिक्रीशन और एक्सोक्राइन सिक्रीशन कैसे होते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं किसके। यहाँ पर आपने कहा कि हमारे पास एक्सोक्राइन सिक्रीशन और एंडोक्राइन सिक्रीशन दोनों के एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने चीज़ें डिस्कस की, हमने यहाँ पे क्रोमोसोम की बात की है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की हमने यहाँ पे बात की है, और हमने ये जाना है कि हमारी हर एक सेल में जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है वो भी सेम रहते हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ इतना नहीं है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आप उस क्वेश्चन को का आंसर आपको पता चल गया है। आपको ध्यान ये देना है कि उस क्वेश्चन में हमने चीज़ें क्या क्या डिस्कस यहाँ पे की हैं, क्योंकि कई बार जो डिस्कशन है वो डिटेल में हमारे पास आता है, और जो कि हमारे जो क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम तब समझते हैं। तो आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे पास आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझने हैं। तो यहाँ तक कि क्वेश्चन हम कर चुके थे। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, देखो क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द कंडीशन शोन बिलो। बिलो यानी कि साइड में है आपकी इमेजेस। ठीक है, आपने कहा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर क्या रीजन है इस सिचुएशन का। ठीक है, दो इमेजेस हमारे पास आए हैं, एक तो आपको आउटर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक आपको इनर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि इन इमेजेस का कारण क्या है। तो आपके पास आता है लैक ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना। दूसरा कहता है एक्सेस ऑफ आयरन इन द ब्लड, ब्लड में एक्सेस अमाउंट में आयरन का हो जाना। तीसरा कहता है लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट, हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होना। और चौथा कहता है लैक ऑफ पोटेशियम इन द डाइट, कि हमारी डाइट में पोटेशियम का कम होना। अब देखो ये चीज़ें किससे रिलेटेड हैं। यहाँ पर इस इमेज से तो हमें पता चल रहा है कि ये कुछ गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस जो आप देख पा रहे हैं, क्या बात की है। अगर एक क्लियर डिफरेंस हम यहाँ पर इस इमेज में देखें तो ये डिफरेंस ये है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। क्या है ये? थायराइड ग्लैंड है, एक ग्लैंड, एक ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, हमने इस चैप्टर में ये भी देखा था कि किस ग्लैंड से क्या सिक्रेट हो रहा है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। जैसे कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है। अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, या मेटाबॉलिज्म, ये टर्म हमने बार बार सुना है। तो देखो, कोई भी चेंज यहाँ पर हो रहा है, कोई चीज बन रही है या कोई चीज टूट रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, चेंज क्या आया, यहाँ पर बोला है नॉर्मल थायराइड। ठीक है, नॉर्मल थायराइड ये है। और आपने कहा कि जब यहाँ पे गोइटर की कंडीशन आती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती है, और इस थायराइड ग्लैंड के बड़े होने की वजह से गला जो है वो ऐसे फूल जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखो, कुछ तो हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकली भी अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर कह रहा है पहला ऑप्शन की लैक ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स, आपने कहा ये प्रॉब्लम बोन से रिलेटेड तो नहीं है, हड्डियों से रिलेटेड नहीं है। या आप कह रहे हैं एक्सेस ऑफ आयरन इन द ब्लड, ब्लड से रिलेटेड भी नहीं है। लैक ऑफ आयोडीन हो सकता है, लैक ऑफ पोटेशियम हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। इन दोनों में से तो हमने कहा कि ये बोन और ब्लड से रिलेटेड तो नहीं है, ग्लैंड या ग्रंथि से रिलेटेड है। अब हमने जब देखा था यहाँ पर, और हमने पढ़ा था आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, थायराइड से क्या रिलीज हो रहा है, थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से हो रहा है, आयोडीन की हेल्प से हो रहा है। अगर आयोडीन यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाएगी
तो अब क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाएगी और फूल जाती है, और इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, लैक ऑफ आयोडीन इन द डाइट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो हमें मिला है, उसमें क्या बोला है, द पिक्चर शोन एज अ कंडीशन ऑफ गोइटर विच इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट। इट इज सीन एज अ स्वेलिंग इन द नेक रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? चलो एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। चलो, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ठीक है, लैक ऑफ आयोडीन जो है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो गॉइटर होता है, लेकिन अगर पोटेशियम की कमी हो जाती तो क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में तो क्या होगा, या आयरन की बहुत अधिकता हो जाती है हमारे ब्लड में तो क्या होगा? तो ये तीन जो चीजें हैं ये एक बार आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है, आपको सर्च करना है क्या होगा अगर पोटेशियम की कमी हो जाएगी हमारे डाइट में। ठीक है, क्या होगा अगर हमारे ब्लड में एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन आ जाएगा, क्या होगा अगर हमारे बोन्स में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक बार देख के लेकर के आने हैं। अगर आपको नहीं मिलते इनके आंसर तो नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर्स इन फीमेल एट प्यूबर्टी। किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से फीमेल बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं? पहला क्या है, ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम का जो रिलीज होना है तो उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट यहाँ पे, एंड थर्ड है ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन में कहता है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है सेकंड एंड थर्ड होता है सर। ऑप्शन नंबर सी कहता है फर्स्ट एंड थर्ड होता है सर, एंड डी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड होता है सिर्फ। ठीक है, तो आपके ये ऑप्शंस हैं। अच्छा देखो, ओव्यूलेशन को थोड़ा सा समझते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और कई बार आपसे पूछा भी जाएगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। हम बात करते हैं जब यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है तो हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं। हम थोड़ा सा ओव्यूलेशन पे यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ग्राफ बनता है जिसमें हम देखते हैं LH, हम देखते हैं FSH, हम देखते हैं फॉलिकल्स की क्या कंडीशन है। तो हमने कहा कि एंडोमेट्रियम हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी होंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी होंगे। ठीक है, या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। हमें सिर्फ ध्यान देना है इस वाले कॉलम पे। ठीक है, जब हम यहाँ पर देखेंगे ये एक्चुअली में क्या बताते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो ये सारे जो हार्मोन हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, और एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, इन हार्मोन्स में क्या चेंजेस आते हैं और इन हार्मोन्स के द्वारा इन हार्मोन्स का फॉलिकल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है और एंडोमेट्रियम पे क्या प्रभाव पड़ता है। एंडोमेट्रियम क्या है? आपने कहा कि जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल होती है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये हमने कुछ इस प्रकार से यूट्रस देखा था ऐसे। ठीक है, ये हमने यूट्रस देखा था। यूट्रस की 3 लेयर होती है, तो आउटर लेयर है, फिर एक मिडिल लेयर हमारे पास आती है, इनका नाम होता है, और सबसे इनर लेयर आती है जो आप ऐसे बना रहे हैं, इसका नाम ही होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम है। तो मेनली हम एंडोमेट्रियम की ही बात करते हैं। अब आपने कहा कि जब इन हार्मोन में चेंजेस आएंगे तो फॉलिकल्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा और एंडोमेट्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। अच्छा, फॉलिकल्स क्या है? आपको ध्यान होगा जब हमने बात की थी यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन की हमने बात की थी, प्यूबर्टी की जब हमने बात की थी, क्वेश्चन हमारा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो ये था कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कब शुरू होती है और कब तक रहती है। अगर आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन ये है, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ वुमन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपॉज। ठीक है, यानी कि एक महिला का प्रजनन चरण उसके डैश और रजोनिवृत्ति के बीच होता है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था फॉलिकल्स के बारे में, जब हमने कहा था कि जो यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जो फीटस है, ठीक है, जो फीमेल है यहाँ पे वो अपनी मदर के वूम में है, अपनी माता के गर्भ में है,
और उसी टाइम पे जब यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब जो फीमेल है जो अभी अपनी माता के गर्भ में है, उसके ओवरीज में जो फॉलिकल्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू होता है, फॉलिकल्स में डेवलपमेंट शुरू होता है। ये जो डेवलपमेंट है ये चलता रहेगा कब तक, जब तक पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि डिलीवरी का टाइम आता है। फॉलिकल्स फुली मेच्योर नहीं हुए होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उनमें डेवलपमेंट हो जाता है। अब जब पार्चुलेशन हो गया, डिलीवरी हो गई है, अब कोई चेंज नहीं आएगा, फॉलिकल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। किशोर अवस्था आते आते जो फीमेल है, फीमेल के पास अब क्या है, 60 से 80 हजार फॉलिकल्स पर ओवरी रहेंगे। एक ओवरी में 60 से 80 हजार, दूसरी ओवरी में भी 60 से 80 हजार फॉलिकल्स रहेंगे। यही फॉलिकल्स क्या करते हैं, आगे जाकर के जो ओवम है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉलिकल्स का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो बस हमें वही देखना है। ओव्यूलेशन जो है वो आपके फॉलिकल से ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन जो है आपका वो सिर्फ ये है कि किशोर अवस्था के दौरान फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, हो सकता है कई बच्चों ने कर लिया होगा। हम यहाँ पर ओव्यूलेशन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, देखो देखो यहाँ पर FSH ऊपर लिखते हैं, ये हार्मोन है, ठीक है। अब FSH का जो सिक्रीशन है वो ऐसे बढ़ने लगता है, LH का जो सिक्रीशन है वो ऐसे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे FSH और LH का सिक्रीशन बढ़ेगा, ये जो फॉलिकल्स हैं ये भी बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे बढ़ने लगती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा जब ये बढ़ने लगता है तो अचानक से एक सर्ज यहाँ पर आता है, LH। सर्ज का मतलब होता है कि LH सडनली उसका LH का जो सिक्रीशन है वो एकदम से बढ़ जाएगा, उसका अमाउंट जो है एकदम से बढ़ जाएगा। FSH का भी बढ़ेगा लेकिन LH के कंपैरिजन में वो कम रहेगा। देखो दोनों जो ग्राफ है वो आपको बता रहे कि LH जो है पहले कम था, अब वो एकदम से बढ़ गया है। FSH भी बढ़ा है लेकिन LH से कम बढ़ा है। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स है ये बर्स्ट हो जाती है, ऐसे बर्स्ट हो जाती है, यानी कि ये फूट जाती है और इसके अंदर से क्या निकलता है, यहाँ पर ओवम निकलता है, ओवम, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन को आपको समझना है कि ओव्यूलेशन और गैमेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में क्या डिफरेंस है। देखो गैमेट तो यहाँ से बन ही रहा था, ये जो पूरा चरण है ये गैमेट बने, गैमेट का डेवलपमेंट हो रहा है। ओव्यूलेशन में हुआ क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, इस फॉलिकल का नाम ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स टूट जाती है, फट जाती है और यहाँ से जो ओवम है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेप को हम ओव्यूलेशन नाम देते हैं। क्लियर है इतना, चलो इतनी बात क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो इजी क्वेश्चन है, आपने कहा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आएगा। सारे ही चेंजेस यहाँ पर आते हैं। क्या क्या होगा, lots of changes occur during a puberty in both boys and girls. In girls ovulation, enlargement of breast and a broadening of hips are major changes, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो चेंजेस हैं ये मेजर चेंजेस होते हैं फीमेल में, और इसीलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको बोला गया कि जो HIV वायरस है वो निम्नलिखित में से किस में शामिल नहीं होगा। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, स्वेट यानी कि जो पसीना होता है हमारा उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है यहाँ पर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ये जो सीमेन है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है HIV वायरस के बारे में। HIV वायरस जो है वो एक रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस किसे कहते हैं, देखो रेट्रो वायरस वो ग्रुप होता है वायरसेस का जो अपने RNA को, जो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर पाते हैं। देखो देखो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये हमारा DNA है, ठीक है, ये हमारा DNA है। हमारा DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और हमने कहा कि हमारे
डीएनए से क्या बनता है, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है, ये एक नया आरएनए बनेगा, ठीक है। तो सिंपली हमने बोला कि क्या बना है यहाँ पे, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है। डीएनए से क्या बना है, आरएनए बना है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए का जो बनना है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ये जो शब्द हैं ये आप याद रखेंगे, ये आपके काम आएंगे। देखो अभी के लिए हो सकता है कि आपसे ना पूछा जाए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लेकिन फ्यूचर में आपसे पूछा जाएगा, आपके पास पूरा टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कैसे होता है, पूरी प्रोसेस हमारे पास आती है। तो जैसे नए नए जो टर्म्स आपके आते हैं वो आपको नोट कर लेने हैं और समझ लेना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सिंपल है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको वर्ड याद नहीं भी रहेंगे कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए, ताकि अगली बार जब भी आपसे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात हो या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात हो तो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोसेस होती है ये, लेकिन जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें ऐसी प्रोसेस पाई जाती है। रेट्रोवायरस जो है वो अपने आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा फिर, अच्छा सबसे पहले तो ये समझो ट्रांसक्रिप्शन होनी क्यों जरूरी है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इस आरएनए से क्या बनेगा, आगे प्रोटीन बनेगी, ठीक है। और हमने बहुत बार बात की है कि जो प्रोटीन है वही सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप कहेंगे हमने तो बोला था कि हमारा डीएनए कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन आपका जो डीएनए से ही तो प्रोटीन बन रही है एट लास्ट, ये जो प्रोटीन बनी है वो डीएनए से ही तो बनी है। तो आपने कहा कि हमारा डीएनए डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनाएगा आपके हर एक कैरेक्टर के लिए, इंटरनल कैरेक्टर हो एक्सटर्नल कैरेक्टर, आपकी हाइट जो है, आप कैसे दिखते हैं, आपका लुक कैसा है, आपके बॉडी कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, आपके बॉडी में हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है, किस मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं इनके लिए बनती है प्रोटीन, ठीक है। हमारे बाल कैसे हैं तो उस तरीके की प्रोटीन बनती है, मेरी बॉडी में हार्मोन किस मात्रा में रिलीज हो रहे हैं उस तरीके की प्रोटीन बनती है। तो ये सारी जो प्रोटीन है ये हमारे डीएनए से बनेंगी, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। अच्छा आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा ही एक और टर्म हमारे पास आएगा जब हम पढ़ेंगे आरएनए से प्रोटीन का बनना। अच्छा डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। क्लियर है, पहले तो इतनी बातें समझो। ठीक है, क्लियर है। देखो अब ये हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है नॉर्मली, और इसीलिए हमने कहा कि आरएनए क्यों बनेगा, क्योंकि हमें प्रोटीन बनानी है, क्योंकि प्रोटीन से हमारे पास कैरेक्टर आएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस। रेट्रोवायरस की बॉडी में क्या प्रोसेस होती है, ये तो हमने समझ लिया है कि अपने आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो फिर क्या होगा अगर इन्होंने डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया है, तो देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, ये एक वायरस है जिसने हमारी सेल को इन्फेक्ट कर लिया है। अच्छा वायरस जो है वो पूरी की पूरी हमारी सेल में एंटर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, यहाँ पर डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर ये जो वायरस है ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर डालेगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है। एक और यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। ये क्या करेगा, यहाँ पर हेल्प करता है। अब ये क्या करेगा, आरएनए से यहाँ पे डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये डीएनए इजीली हमारे डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करेगा तो ये इसका जो डीएनए है जो कि आरएनए से बना है वो हमारे डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। जब हमारे डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा तो अब क्या है, पूरी सेल की जो कमांड है वो इसके हाथ में होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने कहा ब्रेन ऑफ सेल जो है हमारा वो हमारा डीएनए ही होता है, ठीक है।
अब जब यहाँ पर ये हमारे डीएनए के साथ ऐड हो जाता है तो इजीली हमारी सेल को इन्फेक्ट करेगा और ऐसे ही जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा और ये क्या करेगा, अपनी नई कॉपी बनाएगा। यहाँ पर नए जो आरएनए है इनका फॉर्मेशन होगा। अब ये आरएनए यहाँ से बाहर निकल करके पूरे एचआईवी वायरस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कहानी है एचआईवी वायरस के बारे में। एचआईवी वायरस जो है वो कॉज क्या करता है, एड्स को कॉज करता है। ठीक है, एचआईवी वायरस जो है वो एड्स को कॉज करेगा। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार आपको याद रखनी है। इस बीमारी में होता क्या है यहीं से पता चल रहा है। एक्वायर्ड है यानी कि अर्जित है। आई फॉर इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी, एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम। ठीक है, देखो एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिक थी लेकिन इसको एक्वायर्ड किया गया था। इम्यूनो का मतलब होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। डेफिशिएंसी का मतलब, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी में या उसकी एबिलिटी में क्या आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। तो ये जो वायरस है ये क्या करता है, अटैक करता है हमारे इम्यून सेल पे। और सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, ये हमारी टी सेल पे करता है या टी लिम्फोसाइट पे करता है। टी लिम्फोसाइट पे करता है। टी लिम्फोसाइट में हमारे पास कुछ हेल्पर टी सेल्स होती हैं, ये उन पे अटैक करेगा। ठीक है, और जब ये उन पे अटैक करता है टी सेल पे, तो टी सेल ही वो होती है, टी लिम्फोसाइट ही वो होती हैं। जैसे जब इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज होता है तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए जो सिग्नलिंग देंगे वो कौन देते हैं, टी लिम्फोसाइट देते हैं। ये वायरस क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट को ही डैमेज कर देता है। तो अब यहाँ पर जो सिग्नल है वो आगे नहीं जाएगा। सिग्नल आगे नहीं जाएगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तो यहाँ पर हमारी बॉडी इन्फेक्शन को समाप्त नहीं कर सकती है, इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। अब ये क्या करेगा, इसने इम्यून सिस्टम को ही वीक कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर छोटे से छोटा जो इन्फेक्शन है, जैसे कॉमन कोल्ड ले लीजिए या और जो छोटे छोटे नॉर्मल इन्फेक्शन होते रहते हैं, हमारी बॉडी उससे भी नहीं लड़ पाएगी। क्योंकि आपने कहा कि इम्यून सिस्टम तो पहले ही क्या हो चुका है, यहाँ पे कमजोर हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एड्स के व्यक्ति हैं उनमें जो नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है उससे भी बॉडी लड़ नहीं पाती है। एट लास्ट जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चलो ये तो है कहानी किस एड्स की, जो कि एचआईवी की वजह से होता है। अब देखो एचआईवी वायरस जो है वो फैलता कैसे है, ठीक है, और कैसे नहीं फैलता ये समझना जरूरी है। एचआईवी वायरस जो है वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आपके आते हैं, आपने कहा कि जैसे आपने कहा ब्लड हो गया है, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क हो गया, जैसे कि सीमेन हो गया है, ये हमारी बॉडी के फ्लूइड होते हैं। और इनसे ही क्या होता है, जो वायरस है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। स्वेट जो है यहाँ पर, स्वेट के थ्रू जो एचआईवी वायरस है वो नहीं फैलेगा। जो बॉडी फ्लूइड होते हैं, जो इंटरनल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा जैसे किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, कोई एक व्यक्ति है जो इन्फेक्शियस है और उसने क्या कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया है, या कोई व्यक्ति है उसे इंजेक्शन लगा है और जिस सिरिंज से इंजेक्शन लगा है जो इन्फेक्शियस पर्सन है, ठीक है, या इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको इंजेक्शन लगाया गया और सेम सिरिंज का जो यूज है वो किसी हेल्थी पर्सन के लिए अगर कर दिया जाता है तो यहाँ पर वायरस फैल सकता है। जब यहाँ पे बियर्ड बनाई जाती है, जो सेम ब्लेड का जो यूज़ है आप इन्फेक्टेड पर्सन के लिए भी कर रहे हैं और हेल्दी पर्सन के लिए भी कर रहे हैं तो भी वहाँ पर ब्लेड फैलता है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ऐसे ही जो हमारे बॉडी फ्लूइड हैं वो अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो एचआईवी वायरस है वो ट्रांसफ़र होगा। किसी को टच करने से या किसी के साथ रहने से या किसी के कपड़े पहनने से यहाँ पर जो वायरस है वो फैलता नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या समझते हैं, देखो हमने कहा ब्लड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क आर ऑल द बॉडीज इंटरनल फ्लूइड। वंस द वायरस एंटर द बॉडी it start dividing and spread all over the body. It is present in the internal fluid like a blood and gets transmitted to other healthy individuals only through the exchange of these body fluids. HIV does not spread through a sweat. तो ये पसीने के थ्रू नहीं फैलता है। चलिए एक बार अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ लेंगे।
चलिए, तो ऐसे ही आप और जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।